हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एससीईआरटी का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। क्लियर? देखिए, बताया था पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब देखो 16 क्या है? So that normal component of electrostatic field has discontinuity from one side of charged surface to other given by E2 minus E1 E2 minus E1 and 2 and cap equals सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। अगर ये डॉट है, डॉट और ये है E2 माइनस E1 वेक्टर फॉर्मेट। अच्छा, एक चार्ज शीट इनफाइनाइट मान लेते हैं, ऐसे शीट चार्ज दो सरफेस होगा, इधर का एक सरफेस मान लो 1 और इधर का एक सरफेस 2। ऐसी कोई शीट रखिए, दो सरफेस होगा, इस साइड में सरफेस, इस साइड में सरफेस। जो एन कैफ है उसके बारे में क्वेश्चन में बताया है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एन इज फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2। जो यूनिट वेक्टर है ऐसे नॉर्मल इसके है और ये है एन कैफ, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जस्ट आउटसाइड ऑफ दी कंडक्टर, वह सरफेस की तरह टू सरफेस की। अगर यहां पर देखोगे ये सिग्मा चार्ज एसटी है, मानिए इस पर चार्ज एसटी सिग्मा, ऐसे दोनों साइड में ऐसे चार्ज फैला। यहां पर अगर देखें जस्ट सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आवे फ्रॉम सीट, और यहां भी होगा आवे फ्रॉम सीट, E2 इधर होगा। सरफेस एक साइड की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, साइड 2 की वजह से यह है E2। एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइड 1 होगा E1 इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, लेकिन देखो नॉर्मल का डायरेक्शन कह रहा है कि साइड से साइड 2 की तरफ इधर है, और ये फील्ड उसके अपोजिट में है, यूनिट वेक्टर के अपोजिट में। तो इसे लिखा जाएगा माइनस एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन इंडिकेट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एन कैप वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइड 2, 2 की वजह से यहां पर देखिए E2 आएगा, ये भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट एन कैप यहां माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा?
देखिए E2 का डायरेक्शन n कैप के डायरेक्शन के अलॉन्ग है और E1 का डायरेक्शन n कैप डायरेक्शन के अपोजिट में है। तो ये हो गया E2। सो E2 माइनस E1 निकालेगा जो को प्रूव करना है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, यहां भी इसमें हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये आ गया E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब इसी का डॉट करना है, E2 माइनस E1 वेक्टर डॉट n कैप। तो राइट में आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप डॉट n कैप। दोनों यूनिट वेक्टर, इससे होता है I डॉट I 1 यूनिट वेक्टर, n डॉट n कैप 1, यानी ये हो गया E2 माइनस E1 डॉट n कैप इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन कैप। प्रूफ सो दैट प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी किसी एक साइड का। ये पार्ट ए था इसका। बी पार्ट कह रहा है so that tangential component of electrostatic field is continuous from one side to charge surface. अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, when charge particle move from one point to other in closed loop, then work done due to electric field, is जीरो। क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पहले ही बता चुके हैं। और क्लोज लूप में जाएगा तो इस पर जब टेंजेंट डालोगे, हेंस टेंजेंशियल कंपोनेंट, tangential components of electric field, tangential component of electric field is continuous. अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाओ क्लोज लूप में, तो वर्तन आपको पता है जीरो होता है, जीरो होता है। कहीं भी आप टेंजेंट डालोगे, टेंजेंशियली जब चलोगे, टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट हर जगह टेंजेंशियली होगा ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जाएगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो वर्तन होगा जीरो। इसका मतलब कंटिन्यूस जब मिलेगा, ये क्लोज लूप वाले कंटिन्यूस जब मिलेगा, तो उस समय आपको कंटिन्यूस होने की वजह से वर्तन जीरो होता है। एंड जब भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्लोज लूप में,
तो वर्धन इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्धन किया यह जीरो होता है, इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। ओके, ऐसी सेवेंटी a long charge cylinder charge st lambda is surrounded by hollow coaxial conductor cylinder। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब वायर, सिलेंडर लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी कोएक्सियल ऐसे एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है वायर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, उसकी चारों तरफ एक कंडक्टिव मटेरियल का हॉलो सिलेंडर है। हमें दोनों सिलेंडर के बीच में यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बता चुके हैं हम डेरिवेशन में कराते समय। इससे और डिस्टेंस पर मान लो हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसी तरह का एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इमेजिनरी बना लेते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते। इसके अंदर एक आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर है, लेंथ मान लेते हैं हर जगह एल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखो बाई गॉस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot dA इक्वल्स Q in by epsilon नॉट, ये फॉर्मूला होगा, गॉस लॉ कहता है। अब E dot dA में दो है, एक दो फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। किसी भी सिलेंडर में दो फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस में देखो, अगर लैम्डा कूलम पर चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह इधर होगी, इधर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, डी उसी डायरेक्शन में। तो जहां थीटा 90 है वहां ई डॉट डीए कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो फ्लैट करोगे जीरो, प्लस यहां होगा डीए कॉस जीरो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी यहां पर कर्व सरफेस का डी मतलब 2 पाई आर एल, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एल यहां और क्यू इन, इसके अंदर चार्ज कितना है आपको पता है, लैम्डा इक्वल्स क्यू बाई एल, तो क्यू इन आ जाएगा
लैम्डा है। यानी इस अंदर वाले गॉसियन सिलेंडर की गॉसियन सरफेस है जो इमेजिन किया है, इस गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज होगा ये आएगा लैम्डा इंटू आई, आई एप्सिलॉन नॉट। एल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। प्रूव्ड। यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों तो कोएक्सियली रखे हुए हैं। दोनों सिलेंडर के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। An electric field in the space between two cylinders. Electric field in space between two cylinder is lambda by 2 epsilon naught r। यही आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर का है। 18 देखो, इन हाइड्रोजन एटम electron and proton are bounded distance of about 0.53 angstrom. Estimate potential energy of the system in electron volt, taking 0 as the potential energy and infinity separation of electron from proton. हाइड्रोजन एटम में जैसे आपको पता है 1s1, इसमें एक प्रोटॉन होता है, आपको पता है न्यूक्लियस। इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है -e और प्रोटॉन का चार्ज +e। ये बीच की डिस्टेंस है r 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये दे रखा है। निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, टेकिंग द 0 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमें पहले पार्ट में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, potential energy of the system U equals potential at infinity minus potential energy at infinity minus potential energy at distance r। वो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इन्फिनिटी पर कह रहा है क्वेश्चन में। r की डिस्टेंस पर दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। पोटेंशियल ये फार्मूला है, दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है k Q1 Q2 बाई r। Q1 माने प्रोटॉन का चार्ज e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। देखो माइनस यहां है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमको निकालना है 1/4πε0 e² बाई r। 9 10⁻⁹
1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, आर है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। लिख सकते हो 9 इंटू 2.56 16 स्क्वायर, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 38 बाई 0.53 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा 10, क्या गया 54 50 23.04 बाई 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना जूल हुआ। फिर 23.04 बाई 0.53 10 की पावर माइनस 19 बाई 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा, 16 से कट जाएगा 1 16 7 3 70 64 14.4 इंटू 10 की पावर ही कट गया बाई 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है लगभग 27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और देखिए, दूसरा निकालना है। दूसरे पार्ट में निकालना है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो आखिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वास्तव में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। कैसे होती है जरा इसको देख लें। जैसे मान लो दो चार्ज है, ये Q1 ये Q2, या ऐसे देख लें, ये प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था माइनस, ये इसके चारों तरफ से रोटेट कर रहा था, रेडियस मान लो आर है। उसे रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² बाई आर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ई बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो mv² आ जाएगा k² बाई आर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये होता है हाफ mv², हाफ mv², और हाफ mv² की जगह पर ये है k² बाई आर, और k² बाई आर भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखो इसी को लिखा जाएगा k² बाई आर। k का मतलब 1/4πε0। तो यहां पर भी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड ऑफ लिखा जाता है। इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकाला अभी
27.2 27.2 का हाफ कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर माइनस था, यहां पे माइनस था, पहले 0 माइनस लिखा ऐसे, ये निगेटिव था, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर निकालना है व्हाट आर दी आंसर ए एंड बी अबव इफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन एज 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के कुछ समय जब सेपरेशन इनके बीच का 1.6 एंगस्ट्रॉम हो, when जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे पार्ट में, इसी पार्ट में कह रहा है when जीरो पोटेंशियल एनर्जी, when potential energy, when zero potential energy is ले ले हम taken at r1 distance, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेट पोटेंशियल एनर्जी एट R1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R। पहले अब इन्फिनिटी पर नहीं है, इन्फिनिटी से नहीं ला रहे, R1 पोटेंशियल एनर्जी R1 से लाया जा रहा पोटेंशियल एनर्जी R। ये तो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 वही E इंटू E Q1 Q2 बाई R1 माइनस, ये तो हम निकाल चुके हैं। कितना निकाला? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है 9 × 10⁹ और ये दोनों है E²। प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही, स्क्वायर बाई R1 चेंज है 1.06। R1 का मतलब क्वेश्चन में दिया है 1.06 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो पहले R 0.53 था, 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसका दूना है, 0.53 का दूना है, तो जो एनर्जी आई थी उसकी आधी आएगी, उसकी आधी एनर्जी कितनी होगी? इसका आधा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इक्वल्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर चार्ज दूसरे को 0.53 एंगस्ट्रॉम पर ना हो, ऐसे पॉइंट रेफरेंस को निकालें कि जहां पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिस्टेंस पर हो, एंड 1.06 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर हो, तो इसे इन्फिनिटी पर जीरो कहा था। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट, और लिखा था पहला पॉइंट। अब पोटेंशियल एनर्जी एट R1 पर जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो है? R1 डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट R1 माइनस पोटेंशियल एट R, जो डिफरेंस आएगा वो उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट? अच्छा, एक और है 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19? If one of two electron of S2 molecule is removed, we get hydrogen molecular ion S2 plus. In ground state, S2 plus two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and electron is roughly 1 angstrom. दो प्रोटॉन ये रफली एक प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस है R1 मान लेते हैं 1.5 एंगस्ट्रॉम, और एक इलेक्ट्रॉन है जो दोनों से प्रोटॉनों से 1 एंगस्ट्रॉम पर है। इससे भी यहां है इलेक्ट्रॉन, चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टेंस मान लो R2 या R है, दोनों सेम है। दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है रफली 1 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻⁻10 मीटर, और ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये दिया, हमें निकालना है डिटरमिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता चुके हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम 1/4πε0 केवल Q2 भैया इन दोनों के बीच देखें, E2E/R1 इनके बीच देखें, प्लस E-E/R इन दोनों के बीच देखें, E2-E/R, ये हो जाएगा 1/4πε0 E²/R1 माइनस 2E²/R, माइनस E²/R माइनस E²/R। ये है 9 × 10⁹, ये स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/R1, R1 कितना 1.5 10⁻⁻10 मीटर, माइनस 2/1 × 10⁻⁻10 मीटर, 9 × 10⁹, 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, नीचे देखो 10⁻⁻10 कॉमन आएगा, (1/1.5 -2). इसको लिख सकते हैं 9 × 2.56 × 10⁻⁻19 बचेगा, 10 का 19 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 -1, 3/2 नीचे होगा, ऊपर जाएगा 2/3 -2, ये जाएगा 23.4 × 10⁻⁻19 इंटू, ये आएगा 2 3 6,
2 - 6 - 4/3 और ये हो जाएगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई तो 16 प्लस 92/3 इंटू 10⁻⁻90 जूल। इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 0 7 2 इंटू 10⁻⁻90 जूल। चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो। 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। कट गया, क्या आ गया 16 माइनस 16 करें 16 14 147 16 9 144 माइनस 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, इतना सीखे आज।